हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में टॉप 22 प्रश्न करने वाले हैं जो कि फिजिक्स सेक्शन से हैं। फिर इसके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ये आपको किसी भी एग्जाम, किसी भी एसएससी एग्जाम, किसी भी रेलवे एग्जाम, किसी भी पुलिस एग्जाम, टीचिंग और अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न जो है ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कैसे एक प्रश्न है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए अभी ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर, कौन सा नियम है, जूल का तापन का नियम पर आधारित है। तो कौन सा उपकरण जो है जूल के तापन नियम पर आधारित। देखिए यहाँ पर एक ही उपकरण जो है तापन नियम पर है, इमल्सन रॉड, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग पानी गर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है। देखिए जो भी बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है, इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, ये होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे ये पिघलता है बहुत, ठीक है। गलनांक जो है काफी काफी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, -273.15 डिग्री तापमान कितना केल्विन के बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये 0 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप, ठीक है। परम शून्य ताप होता है ये, जो कि 0 केल्विन होता है, जो कि अभी तक फिजिकली पॉसिबल नहीं है इतना ठंडा कर पाना किसी भी चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम के नियम पर आधारित नहीं है। नहीं की बात हो रही है, तो देखिए याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज ये एकदम तापन नियम पर है, क्योंकि गर्म होने पे पिघलता है। इलेक्ट्रिक आयरन तापन नियम पे है, केतली तापन नियम पे। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये तापन नियम पे नहीं है, प्लग और स्विच ये तापन नियम पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इस टाइप का जहाँ जगह होता है जहां पर बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाते हैं, उसके लिए भाप बनाने के लिए जलते हुए ईंधन से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है प्रज्वलन ताप या फिर इग्निशन टेम्परेचर, सॉरी इग्निशन टेम्परेचर। ये चीज मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, ठीक है। हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना अपना यूनिक टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर, जिसपे वो आग लगता है, आग पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसमें विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात हो रही है, वो भी मैक्सिमम की। तो ये जो है ये है जल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। जल में जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है काफी अधिक होती है। अगला सवाल है, -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 यहाँ रखिए, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 32 करिए, 5 से 100 काटेंगे
40 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × 9 होता है 360, यहाँ पे 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये माइनस करेगा, माइनस है तो यहाँ पे ये भी माइनस करेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 328 के फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। केल्विन पैमाने में कमरे का मानक तापमान कितना होता है? देखिए केल्विन स्केल की बात हो रही है। केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है कमरे का वो होता है 293 केल्विन। कितना होता है? 293 केल्विन, जो कि सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? विराम अवस्था में द्रव के गुण से संबंधित है, तो ऐसी शाखा कौन सी है? तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, प्रकाशिकी की बात की जाए, ये ऑप्टिक्स है, जो कि किससे संबंधित है? लाइट से संबंधित है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ये संबंधित है ऊष्मा से और ऊर्जा से। ऊष्मा और ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, और खगोल तो आपको पता ही होगा, ये किससे संबंधित है? अंतरिक्ष पिंड से। अंतरिक्ष पिंड से संबंधित है खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? देखिए लालटेन की बत्ती जो मिट्टी का तेल होता है ये किसी रीजन से ऊपर चढ़ता है। इसके पीछे का एग्जाम्पल जान लीजिए, ये रीजन जान लीजिए, ये होता है केसिकत्व। ठीक है, जिसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं आधारित है? तो देखिए हवाई जहाज का पंखियों का डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? देखिए जो द्रवों में घर्षण होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहा जाता है विस्कोसिटी या श्यानता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब होगा उनके घनत्व में अंतर है। ठीक है, घनत्व में अंतर होता है। लोहे की कील होता है, इसका घनत्व जो है अधिक होता है। ठीक है, जबकि कॉर्क का घनत्व कैसा होता है? कम होता है, इसके चलते ये तैरता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है देखिए लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए जो लैक्टोमीटर होता है, ठीक है, ये काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है हमारा लैक्टोमीटर, जो कि दूध की शुद्धता मापता है। ठीक है, पेरिस्कोप जो होता है ये किस पे आधारित होता है? याद रखिएगा परावर्तन के नियम पर। किस पर? परावर्तन के नियम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल उत्प्लावन बल यानी कि बुओयंट फोर्स का खाली स्थान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यहाँ पर? याद रखिएगा यहाँ पर भरा जाएगा उत्प्लावन बल का परिमाण।
परिमाण जो होता है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? कोई वस्तु द्रव में कब तैरेगा? कोई वस्तु द्रव में तब तैरेगा जब वस्तु का घनत्व जो है द्रव से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक डूबे हुए पिंड पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? देखिए, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो कोई वस्तु जब जल में डूबा हुआ है तो उस पर अगर उत्प्लावन बल लगेगा तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? ये होगा उत्क्षेप बल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है उत्थान बल। ठीक है, जो डूबे हुए वस्तु पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो क्या होता है? देखिए, घनत्व वस्तु का क्या होगा? द्रव से कम होगा। तो वस्तु क्या करेगा? वस्तु तैरेगा। और घनत्व अधिक होगा तो डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पानी बर्फ पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, देखिए पानी क्या हो रहा है? बर्फ पानी पर तैर रहा है, तो इसका घनत्व क्या होगा? पानी से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? देखिए, पानी का जो ऊपर की तरफ बल लगाता है वो कहलाता है उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? देखिए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड 12 डिग्री सेल्सियस जो बोलिए, इस पर द्रव का भौतिक अवस्था क्या होगा? द्रव होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं था, इतना ही सवाल था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।